नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द DRK शो। आज हमारे साथ में बुरहानपुर की वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। जी, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर अल्पसंख्यक नेता, मुस्लिम नेता भी हम बोल सकते हैं, डॉक्टर फ़रीद काजी। बहुत बहुत स्वागत है फ़रीद काजी साहब आपका। शुक्रिया। काजी साहब, पहला सवाल, जन्म कहाँ हुआ, शुरुआती शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीति का सफ़र बताएं। देखिए, मेरी जो पैदाइश है तो 1 फरवरी 1976 को मैं बुरहानपुर में ही जो है गवर्नमेंट नेहरू हॉस्पिटल के अंदर इतवार के रोज़ दिन में 12 बजे पैदा हुआ। और मेरी इब्तदाई तालीम जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेन उर्दू स्कूल नंबर 1 कमल टाकीस के पास जो है 5वीं तक मैंने वहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल की तालीम हासिल किया। उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए मैं सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर दाखिला लिया। वहाँ 8 तक के जो है मैंने अपनी तालीम हासिल किया। चूँकि वहाँ पर 8th क्लास के बाद में उर्दू मीडियम नहीं था, इसलिए वहाँ से फिर जो है मैंने नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है दाखिला लिया। और वहाँ से बायोलॉजी साइंस से 12वीं पास करने के बाद में सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जो मध्य प्रदेश का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर BUMS की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया। और ग़ालिबन 2003 में जो है मैंने BUMS की फ़ाइनल डिग्री लेके वहाँ से जो है डॉक्टर बन के वहाँ से निकला। और उसके बाद जो है इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद 2005 में अपने ही मादर इल्मी सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के अंदर जो है पहले सईदा हॉस्पिटल के अंदर में 1 साल तक के जो है एज ए हाउस फिजिशियन RMO मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद 2006 में जो है 1 सितंबर 2006 से जो है मैं सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के अंदर जो है मैं लेक्चरर रहा। उसके 5 साल के बाद में रीडर बना और 10 साल के बाद में प्रोफेसर वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात के अंदर मैं भी HOD भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। राजनीतिक सफ़र की बात। देखिए, राजनीतिक सफ़र के जहाँ तक के बात करेंगे तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे अपने ख़ानदान के अंदर सभी जो है तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। मेरे अपने चाचा भी जो है तो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश के। इस वक्त जो है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो है उपाध्यक्ष के पद पर है और यहाँ पर बुरहानपुर से MLA भी रहे हैं। और मैं खुद भी जो है अपना राजनीतिक सफ़र की अगर मेरा जो आगाज़ है तो 93 के अंदर जो है मैं पहली मर्तबा नेशनल स्कूल से NSUI का स्कूल प्रेसिडेंट मुझे जो है बनाया गया था। उसके बाद में फिर जो है 98 के अंदर मैं NSUI के अंदर डिस्ट्रिक्ट बॉडी के अंदर जो है महामंत्री रहा। फिर उसके बाद में यूथ कांग्रेस के अंदर जो है तो 2003 के अंदर जो है मैं डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर जो है तो महामंत्री के पद पर मैंने काम किया। फिर ऐसे ही सफ़र जारी रहा राजनीति का। उसके बाद में मंडलम अध्यक्ष मुझे बनाया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। और कुछ सियासी हालात ऐसे चेंज हुए कि कुछ नेताओं की अनदेखी की वजह से पार्टी के अंदर मैं नाराज़ होकर जो है तो कांग्रेस से बाहर चला गया था। मैंने NCP से 2013 के अंदर MLA का चुनाव भी लड़ा है। उसके बाद फिर यही नाराज़गी जारी रही और वही नाराज़गी को लेके फिर मैं जो है तो MIM के अंदर भी चला गया। MIM में जाने का मकसद भी ये था कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अपने कौम के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है कुछ करने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, MIM जो है तो बँटवारा कर रही है और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। वहाँ जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मैं कांग्रेस में ही जो है बेहतर था। एक अच्छे मकाम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा मुझे इज़्ज़त मिली है। इसके लिए जो है भारत जोड़ो यात्रा से पहले मध्य भोपाल से जो विधायक है आरिफ मसूद साहब, उनकी समझाइश के ऊपर जो है मैंने MIM को जो है छोड़ दिया और कांग्रेस के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से पहले मैं कांग्रेस के अंदर शामिल हुआ। और शामिल होने के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे उस वक्त पिछले साल जून में, तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो है जिला पंचायत के लिए अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत एमागिर्द पंचायत जिसमें आती है, उस वक्त जो है जिला पंचायत में 7 पंचायतें थी। वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा और बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ सियासी ऐसी उठापटक हुई है कि जीता हुआ चुनाव जो है मुझे 20 दिन के बाद जब सारणीकरण हुआ
वैसे देखा जाए तो तमाम अखबारों के अंदर और पूरे रिपोर्टें ये थी कि मैं चुनाव जो है 3500 से 3600 वोट से जो है मेरी लीड थी, लेकिन बाद में सारणीकरण के अंदर 14 बूथों की जो है मेरे पास में सारणीकरण अपने जो पोलिंग बूथ जो एजेंट होते हैं वहाँ मेरे एजेंट मौजूद नहीं थे, उसकी मेरे पास में सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं थी। इसलिए जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर चूँकि बीजेपी की सरकार है और यहाँ 10 ज़िला पंचायतों के अंदर मैं अकेला कांग्रेस से जो है तो चुनाव जीत गया था, लेकिन कुछ ऐसी राजनीति मेरे साथ में नेताओं ने किए बड़े बीजेपी के, और वो सारणीकरण के अंदर बाकी बची 14 बूथों पे जहाँ मेरे एजेंट नहीं थे, वहाँ मुझे वन साइडेड जो है मेरी लीड को कम करके 850 से जो है मुझे पराजित घोषित किया गया और मैं चुनाव वहाँ पर हार गया। लेकिन डायरेक्ट बीजेपी पे काजी साहब आरोप लगाना ये कितना सही है फिर? नहीं देखिए, इसलिए कि बीजेपी सरकार के अंदर ऐसा होता है। आप देखिए 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आ गई थी, उसके बाद में बीजेपी ने पैसे के दम पर, क्योंकि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल के अंदर, तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार करके इतना पैसा कमा लिया कि इन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा और दीगर कई राज्यों के अंदर भी जब विधायकों को मुँह मांगी कीमतों पे खरीद कर जो है तो एक जनता के ज़रिए चुनी हुई सरकार को जो है इन्होंने अपने पैसे के दम पे जो है खरीद लिया कुछ विधायकों को, और सरकार गिरा के जो है तो सत्ता में ये लोग आकर बैठ गए। इसलिए मैंने इन पे ये इल्ज़ाम, जो मेरा शक है इनके ऊपर, वो शक नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि कहीं न कहीं मेरे साथ में जो है ज़िला पंचायत चुनाव के अंदर भी इस तरीके का जो है राजनीति हुई है, और कुछ न कुछ वोटों के अंदर या सारणीकरण के अंदर गड़बड़ी करके मुझे जो है चुनाव हरा दिया गया है। काजी साहब, यहाँ पे आपने जैसे ही कहा कि भाजपा ऐसा करती, तो कांग्रेस की क्या विधायक इतने कमज़ोर थे कि वो डायरेक्ट चले गए? देखिए क्या, कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं अनदेखी, जैसे आपने कहा कि मेरे साथ में भी अनदेखी होती, तो हो सकता है उनके साथ में भी अनदेखी हो। नहीं देखिए, उसमें जाने वाले अनदेखी कब कहा जाता है कि अगर उनको कांग्रेस के अंदर वो मान सम्मान नहीं मिलता और उनके क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। सरकार आने को मात्र 15 महीने हुए थे और माननीय कमलनाथ जी ने जो है, जो लोग गए हैं उनमें से तो कितने मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, जैसे तुलसी सिलावट जी जो है वो कैबिनेट मंत्री थे। ऐसे मंत्री छोड़कर गए हैं, तो ये कहीं न कहीं जो है तो लालच में ये लोग गए हैं। और ये सिंधिया जी के फॉलोअर्स थे। सिंधिया जी ने बड़ी लालच किए। सिंधिया जी के कुछ मामलात ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जो है दबाव बनाया, और सिंधिया जी ने जो है तो अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखा कि उनके फादर जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मतलब धोखा देकर जो है और सरकार गिराई है कांग्रेस की। इसके लिए जो है तो मध्य प्रदेश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह दोनों ही राजघराने से आते हैं, कहीं न कहीं उनमें भी टकराव था उस समय। नहीं देखिए, टकराव नहीं, मैंने तो अब तक के जब भी दिग्विजय सिंह जी को संबोधित करते हुए देखा, सिंधिया जी को तो महाराज ही संबोधित करते, जबकि वो दिग्विजय सिंह के जो है पुत्र के समान है, उनके बेटे की उम्र के, लेकिन कहीं ना कहीं वो महाराजा थे, किसी ज़माने में दिग्विजय सिंह जी राजा थे। तो दिग्विजय सिंह जी ने तो हमेशा उनको जो है राजनीति से ऊपर उठ के, जबकि दिग्विजय सिंह जी जो है तो उनसे उनसे बहुत सीनियर है राजनीति में, उनके पिताजी के साथ के हैं, लेकिन उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी ने उनको जो है एक जो पुरानी परंपरा उनकी राजघराने की रही, उनको हमेशा जो है महाराज बोलकर ही जो है संबोधित किया है। आपने कहा कि सिंधिया जी के कुछ ऐसे मामलात थे जिनके ऊपर से भाजपा ने उनके ऊपर दबाव बनाया, क्या मामलात थे थोड़ा-सा? देखिए मामलात तो जैसे आप मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें चलती है कि उनका महल जो है तो काफ़ी चर्चित है, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने उनके महल को जो है तो उस पे उनकी नज़रें थी बीजेपी की, एक वो दबाव बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये कि बड़ा पद देने की लालच में कि आपको मुख्यमंत्री बनाएँगे, इस तरीके से बहुत सारे उनको जो है लुभावने वादे करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में मिला तो लिया है, लेकिन आज आप चैनलों के माध्यम से आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मकाम था, जो पहली कतार में गांधी परिवार के साथ में प्रियंका दीदी के और राहुल जी के बाजू में बैठने का जो उनको जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दी है, और सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मतलब साथ में बैठाने का सम्मान नहीं दिया, बल्कि उनको तो जो है सेंट्रल मिनिस्टर के जो है बड़े बड़े जो है जिम्मेदारियां उनको दी है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर उनका शुमार किया जाता था। इतना सम्मान देने के बाद जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ में गद्दारी की है, दगाबाजी की है,
उसका खामियाजा उनको इस 2023 के चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। और आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर उनका मकाम कहाँ है, वो चौथी और पांचवी कतार के अंदर हमेशा जब भी न्यूज़ चैनल पे आते तो पीछे बैठे हुए नज़र आते हैं। और अब जो है तो उनके विधायकों को लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर एक जो खींचतान चल रही है, माननीय जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी के बीच में जो खींचतान, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब जो है बीजेपी के जो पुराने लीडर जो बीजेपी में जो शुरू से जुड़े हुए हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये फॉरेन बॉडी का काम कर रहे थे, बाहर से आए हुए लोग हैं, तो अब इनको वो लोग पचा नहीं पा रहे। और ऐसा होता ही है, जब आप अपनों के नहीं हुए तो आप वो कैसे आपको अपना मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब उन पर भरोसा नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपना जो है मकाम, अपनी इज्जत, सब कुछ खो दिया सिंधिया जी ने। अफवाह ऐसी चल रही है, सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि एक बार हो सकता है फिर सिंधिया जी जो है कांग्रेस में शामिल हो जाए। किस रूप में देखेंगे? नहीं, देखिए ये तो चर्चाएं चल रही, इसको अफवाह ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अभी हमको सिंधिया जी की ज़रूरत है। सिंधिया जी की तो वहीं हालत ख़राब है। और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने जो जनता का विश्वास जीता था 2018 के अंदर, उसको माननीय कमलनाथ जी ने बरकरार रखा। लोगों से सतर्क जो है, एक एक विधानसभा के अंदर कमलनाथ जी ने जो है जनता के बीच के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, कमलनाथ जी को विश्वास इसलिए जनता के ऊपर, कमलनाथ जी को जनता का विश्वास कमलनाथ जी के ऊपर इसलिए भी है कि चुनाव से पहले जो कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र अपना बनाया था, उसमें चुनाव जीत के आने के बाद में कमलनाथ जी का जो वादा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, जैसे किसान कर्ज माफ़ी वाला मामला जो था, उसके लिए कमलनाथ जी ने जो है शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर जो है ये अपने वचन पत्र पे जो वादा किए थे, उस मुआहदे के ऊपर जो है कमलनाथ जी ने साइन करके ये साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। तो जनता का विश्वास 2018 से लेकर आज तक के कमलनाथ जी के ऊपर बना हुआ है, और वो 2023 के अंदर भी कायम रहेगा। और आने वाले 2023 के चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि 150 से 160 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेंगी, हमको भी विश्वास है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के साथ में है, और 150 से 160 सीटें कांग्रेस की जीत के आएंगी, और दोबारा मध्य प्रदेश में जो है तो कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुछ जो वचन पत्र के अंदर उन्होंने कहा था, घोषणाएं कुछ मुझे याद है। उन्होंने कहा था इंदिरा किट लाएंगे, इंदिरा किट भी बनाएंगे हम, जो जनता को देंगे, और 10 दिन के अंदर ही जो है किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। राहुल गांधी जी का ऐसा कहना था, और अभी ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, जी। ऐसा राहुल गांधी जी ने उस समय कहा था। कई ऐसी घोषणाएं लाई थी। 45,000 से बढ़ के 51,000 रुपये हम जो है जिनकी शादी होती है उनको देंगे। जी। भाजपा ऐसा कहती है कि आज तक कि किसी को 1 रुपया नहीं मिला, ना ही किसानों का नहीं, कर्जा देखिए माफ़ ये तो हुआ। भाजपा जो है सिर्फ इल्ज़ाम लगाती है। मैंने अभी जैसे पहले ही कहा कि कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में जो कहा था किसान कर्ज माफ़ी की, तो आपको मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफ़ी के मुआहदे पे साइन की, और 27 लाख मध्य प्रदेश के किसानों की जो है कर्ज को जो है माननीय कमलनाथ जी ने माफ़ किया। और जो विवाह योजना जो थी, निकाह योजना जो थी कमलनाथ जी की 51,000 की, वो भी उन्होंने दिया है। जिनको मिला है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप सर्वे करेंगे तो ऐसे बहुत सारे जोड़े जिनके निकाह हुए थे, जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार के अंदर 51,000 रुपये का लाभ उठाया, ऐसे बहुत सारे लोग जो है मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। आप जब एमआईएम में गए कांग्रेस को छोड़कर, उस समय आपको ये नहीं लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मेरी परिवार की पार्टी है, मेरे परिवार वाले जब कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, मैं एमआईएम में जा रहा हूँ? हाँ, सही बात है, कभी कभी होता है, कहीं नादानी हो जाती है, और गुस्से में, नाराज़गी के अंदर, और पार्टी के अंदर कुछ लोगों की अनदेखी की वजह से जो है किस तो तरीके की अनदेखी? यही कि जैसे जो सलाहियतें अल्पसंख्यकों के अंदर है, आज मध्य प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक जो है, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक जो है तो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस ही कहलाते, मुस्लिम सब कांग्रेस ही कहलाते हैं, और हर चुनाव के अंदर जो है तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो संगठनों के अंदर और दीगर पदों के अंदर भी जो है तो अल्पसंख्यकों को जो है तो पूरा बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ऊपर तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ बुरहानपुर के अंदर कुछ हमारे कांग्रेसी नेता ऐसे भी है, हर परिवार के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो एक भाई को बर्दाश्त करते, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। वो अनदेखी थी, उसकी वजह से नाराज़ होकर मैं एमआईएम में चला गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, परिवार परिवार होता है, और मैं लौट कर परिवार में आ गया, और मेरे परिवार ने मुझे
सासम्मान जो है तो एक्सेप्ट किया है, और मुझे जो है आते ही जो है ज़िला पंचायत चुनाव के लिए जो है मुझे अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। ये एक सम्मान मुझे मिला है। कांग्रेस छोड़ के एमआईएम में चले गए, एमआईएम छोड़ के फिर कांग्रेस में वापसी आ गए। फिर जब एमआईएम में चले ही गए तो वापसी में यहाँ पे आने का रीज़न क्या था? भाई कुछ बड़ा रीज़न हुआ होगा। भाई असदुद्दीन अवैसी से भी आप देखिए मिले थे। जैसा, हाँ बिल्कुल मिला मैं, और मैंने एमआईएम के अंदर जो है वहाँ जाने के बाद ये महसूस किया कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। वहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ मीडिया के सामने आकर या बयान देकर जो है मुसलमानों की बात करना और मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए, ये मुस्लिमों के काम करना नहीं होते, बल्कि ज़मीनी स्तर पे मुसलमानों के काम। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि इस मुल्क के अंदर जो है तो भाईचारा कायम करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ एक तरफ़ा बात नहीं कर सकते, सबको साथ में लेकर, क्योंकि हमारी संस्कृति भी इस देश की है कि मिलजुल कर जो है हमने इस देश को जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। ऐसे ही अगर हम आगे विकास चाहते हैं देश का, देश में तरक्की चाहते हैं, तो देश के अंदर हमको भाईचारा कायम रखना पड़ेगा। और पार्टी के अंदर जो है एमआईएम की जो पॉलिसी जो रही है कि वो ऐसी जगहों पर ही चुनाव लड़ती है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण के करके जो है कांग्रेस को नुकसान पहुँचता है, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फ़ायदा पहुँचता है। अभी जैसे हाल ही में जो हमारे यहाँ पे नगर निगम चुनाव के अंदर मेयर के जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने इस्माइल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया, और वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में 16 जो है मेयर के उम्मीदवार अलग अलग शहरों से जो है चुनाव लड़ रहे थे। सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार जो है बुरहानपुर के अंदर चुनाव लड़ रहा था, और एमआईएम ने जो है उसी मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करके जो है वोटों का बंटवारा किया, और 10,000 एमआईएम के कैंडिडेट ने वोट लिया, और मात्र जो है 488 वोटों से जो है कांग्रेस का उम्मीदवार हारा है। इसमें एक चीज़ मेरी अपनी कांग्रेस पार्टी के बहुसंख्यक कांग्रेसियों से भी मेरी शिकायत है कि ठीक है, 10,000 मुस्लिम वोट तो हमारे चले गए, हम मानते हैं कि वोट बटे, लेकिन बुरहानपुर के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लाख बहुसंख्यक कांग्रेसी वोटर भी हैं। उनमें से अगर 10-20 हज़ार वोट इस्माइल अंसारी को मिल जाते, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एमआईएम जैसी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस को कभी नुकसान पहुँचा पाएंगी। और अभी जो है तो हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो हमारी जो है कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक टिकट की मांग भी है। और यहाँ बुरहानपुर के अंदर अगर आप वोटों का परसेंटेज देखें, तो मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद में दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है जहाँ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक जो है वोटर यहाँ पर है, तकरीबन 45% अल्पसंख्यक यहाँ पर है। तो हम पार्टी से तो ऐसी जगह पर ही टिकट मांगेंगे, और उम्मीद करेंगे कि 45% मुस्लिम अगर अपने उम्मीदवार को वोट देगा, तो हमारे बहुसंख्यक जो कांग्रेसी है वो भी जो है तो 20-25-30-40 हज़ार वोट देकर अपना जो है कांग्रेस का उम्मीदवार आसानी से यहाँ से चुनाव जिता सकती है। बिल्कुल काजी साहब, यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआर के शो में। आज हमारे साथ में मौजूद है मुस्लिम नेता डॉक्टर फरीद काजी। काजी साहब, अगला सवाल आपसे, जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, आपकी चाचा वहाँ के जिम्मेदार है पूर्व विधायक हामिद काजी, उनके खिलाफ आपने कई मरतबा जो है मीडिया में भी आए हैं। दूसरी बात, आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उस कॉलेज की अनियमितताओं को आपने जो है मीडिया के सामने गिराया है। क्या ये सही था? देखिए, पहले तो आपका सवाल को मैं दुरुस्त कर दूं कि हमीद काजी साहब के ख़िलाफ़ मैं नहीं आया, बल्कि संस्था के ख़िलाफ़ जो है लेकिन जो वो तो वहाँ के अनियमित है। जिम्मेदार है ना। हाँ, ज़िम्मेदार है, वो एक ज़िम्मेदार पद पर है, लेकिन उनके साथ में और भी लोग वहाँ ज़िम्मेदार हैं। और मेरी उन लोगों से शिकायत थी जो संस्था में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर जो है अनियमितताएं बरत रहे थे, तो मैंने उनके खिलाफ जो है छात्र हितों को देखते हुए जो है वो आवाज़ उठाया, मैंने अक्सर उठाता रहता हूँ मैं। जी, तो ये क्या सही था ये? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर किसी के साथ में कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाना चाहिए, फिर सामने चाहे कोई अपना हो। इसलिए आपने आवाज़ उठा दी है। बिल्कुल उठाते रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। आप एक मुस्लिम नेता है, क्या लगता है कौन है मुस्लिमों का देश इसके अंदर बड़ा लीडर, असदुद्दीन अवैसी या तौकीर रज़ा? आपको दोनों में से एक नाम सेलेक्ट करना है।
नहीं देखिए, आपका ये जो सवाल है तो इसमें मुस्लिम नेताओं में तो और भी है, लेकिन आप ये उस दोनों बस ज़्यादा चर्चाओं के अंदर है। देखिए अगर आप दोनों अपने आप को दावा कर रहे हैं, प्रेज़ेंट कर रहे हैं। सियासी तौर पे अगर आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे तो इस वक्त हमारे लिए सियासी लीडरों के अंदर आली जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो है मेरे नेता है, और मध्य प्रदेश के अंदर आरिफ मसूद साहब जो है मेरे नेता है मुस्लिम लीडरों के अंदर। और जहाँ तक के तौकीर रज़ा साहब की बात है तो वो एक आलिम है, और हम जो है तो हमारे लिए सियासत से हट के हमारे उलमा जो है वो सबसे बड़े, हमारी सही मानों में लीडरशिप तो वही है। इसलिए कि देश की आज़ादी के अंदर भी आप देखिए, जो हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक के अंदर जो उलमा का हिस्सा रहा है, रेशमी रुमाल जो तहरीक चली है वो हमारे हिंदुस्तान के उलमा ने चलाई है, और उसके बाद में जो है कई हज़ार लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद में उलमा ने अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद में इस देश को जो है आज़ादी दिलाई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है हमारे बड़े लीडर आज़ादी के वक्त के जो है हमारे रहे हैं। तो ऐसे लीडरशिप की आप बात कीजिए, असदुद्दीन अवैसी साहब बोल ज़रूर अच्छा लेते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बड़े लीडर नहीं हैं। लेकिन दुनिया के अंदर मुस्लिम लीडरों के अंदर असदुद्दीन अवैसी को पहला स्थान दिया गया है। नहीं देखिए, वो मालूमात के एतबार से, उनके नॉलेज के, जाहिर सी बात है बैरिस्टर है तो उनका इल्मी ज़ख़ीरा उनके पास में है। जब कोई बात करते हैं तो तर्क के साथ बात करते हैं। और देखिए, वो अगर इसको हम सियासी अगर नज़रिए से हट कर देखें तो वो चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो या चाहे किसी अन्य पार्टी के जो लीडर, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है बहुत सारे लोग, कांग्रेसी बोलिए या मुस्लिम लोग भी उनको जो है उनके नीतियों को पसंद करते थे। तो किसी की खूबी और सलाहियत है अगर उसमें कुछ है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की इल्मी सलाहियत है, मालूमात है, तो उनकी मालूमात के एतबार से लोग उनकी कुछ तकरीरों से मुतासिर होते हैं, तो उस एतबार से उनकी तकरीरें अच्छी है। तो क्या आपको क्या लगता है फिर ये मुस्लिम लीडर नहीं है इन्हें? नहीं, मुस्लिम लीडरशिप इसको नहीं कहा जाता है। आप अगर आप मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, आप मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं वहाँ हमारे साथ में और भी समाज और भी जाति के लोग हैं, और सबको साथ में लेकर चलने वाली बात अगर हम करेंगे, तमाम लोगों को साथ में लेकर चलने वाली बात करेंगे, तो हम सिर्फ मुस्लिमों के लीडर क्यों भाई, ठीक है ना, हम मुस्लिम लीडरशिप तो हमारी है अपनी जगह, हमको मुसलमानों की बात रखना चाहिए क्योंकि हम उनके लीडर हैं, लेकिन हमको सबको साथ में लेकर चलने वाली बात भी करना चाहिए। तो और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, मुस्लिम रहनुमा हमारे जो है मरहूम अहमद पटेल साहब बड़े नेता रहे, तारिक अनवर साहब हमारे यहाँ बड़े नेता रहे मुस्लिम के, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व विधायक हमारे हमीद काजी साहब भी जो है मुस्लिम नेता है मध्य प्रदेश के। तो लीडरशिप तो जो है मुस्लिमों की ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस वक्त अभी मध्य प्रदेश के अंदर आरिफ मसूद साहब मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे, तमाम मुसलमानों के मसाइल को जो है उठाते हैं, बहुत ताकत से उठाते हैं, और हर मसले पे हर मास पे जो है तो आगे रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आरिफ मसूद साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते, बल्कि आप आरिफ मसूद साहब की विधानसभा में आप देखें तो उनके साथ में जहाँ मुसलमान उनको इतना प्यार और मोहब्बत देते, वहाँ हमारे हिंदू भाई भी उनको उतना ही प्यार और मोहब्बत देते, और दूसरे हमारे जो दलित समाज के जो हमारे भाई लोग हैं वो भी उनका उतना ही सम्मान करते, उतनी मोहब्बत उनसे करते, क्योंकि आरिफ मसूद साहब खालिस मुस्लिम वोटों पे चुनाव जीत कर नहीं आते, उनको हर समाज का हर वर्ग का वोट मिलता है जब आरिफ मसूद साहब वहाँ से चुनाव जीत कर आए। आरिफ मसूद साहब की बात कर लेते हैं, उनका भी थोड़ा इस बार लग सकता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इस जीतेंगे। बार बस ज़्यादा वहाँ के समीकरण हालात बिगड़े हुए हैं उनकी विधानसभा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिगड़े हुए नहीं हैं। आरिफ मसूद साहब जो है अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही जो है तो हम उनके एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे भोपाल में, 4 साल खुशहाल। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा था कि 4 साल खुशहाल का जो वहाँ के उनकी विधानसभा के लोगों ने जो नारा दिया, उनके चाहने वालों ने, और वहाँ जब उसमें हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी भी आए थे, तो वहाँ तो हमने देखा था कि एक गुलदस्ता सजा हुआ था आरिफ मसूद साहब के जलसे के अंदर, जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग बैठे थे तो वहीं पर हिंदू समाज के भी अच्छे लोग बैठे थे, दलित समाज के भी लोग बैठे थे, वहाँ जैन भी थे, वहाँ हमारे सिख समाज के लोग भी बैठे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद कुर्सियों पर, मतलब हज़ारों की तादाद में, और उन्होंने बाकायदा जो है अपनी पहचान कराने के लिए, जैसे हमारे दलित समाज के भाइयों ने नीले साफे बांधकर बताने के लिए कि इतना दलित समाज हमारे जो आरिफ मसूद साहब से मोहब्बत करता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है,
ऐसे ही वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग भी थे, सिख समाज के लोग भी थे, जैन लोग भी थे, हर समाज का आदमी वहाँ पर जुड़ा था। और आरिफ मसूद साहब ने काम किए, और काम करने वाले आदमी को जो है हार का डर नहीं सताता है। ये डर तो भारतीय जनता पार्टी को है। वो अगर ये सोच रहे हैं कि आरिफ मसूद मुस्लिम नेता है, और जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के और हमारे हिंदू भाइयों के बीच में नफ़रत का बीज बोकर जो नफ़रत की राजनीति फैलाकर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, उनके तमाम कोशिशों को, नापाक इरादों को हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो है चकनाचूर करके रख दिया, उनके नापाक इरादों को। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का वो पैगाम दिया है। वो मोहब्बत की दुकानें खोली है, और उसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक के अभी जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसके अंदर ये बात वाज़ेह हो गई है कि हिंदुस्तान की अवाम ने अब ये ठान ली है कि देश में नफ़रत फैलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है, और मोहब्बत का पैगाम देने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जो है हमको सत्ता में लाना है। तो सिर्फ 2023 में मध्य प्रदेश ही नहीं, भोपाल में आरिफ मसूद साहब ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की एक विधानसभा के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें कांग्रेस की 150 से 160 सीटें चुनाव जीत कर आए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, और 2024 के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर हम इंशाल्लाह जो है चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का आम चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली के अंदर भी जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जी जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री होंगे आने वाले समय के अंदर। राहुल गांधी जी एक तरफ बात कर रहे हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान मैं खोल चुका हूँ, तो क्या आपको लगता है भाजपा नफ़रत फैलाती है? बिल्कुल नफ़रत फैला रही है देश के अंदर। नफ़रत फैलाकर आप देखिए, जिस पार्टी ने 2014 के अंदर विकास का नारा दी थी, लोगों को झूठे सपने दिखाए थे, महंगाई, कांग्रेस उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं थी। गैस की जो सिलेंडर जो है वो 460 रुपये की गैस की टंकी थी। उस वक्त जो है जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने और स्मृति ईरानी ने इतने नाटक की, इतने तमाशे की, इतने ड्रामेबाजी किए। आदरणीय मनमोहन सिंह जैसे ज्ञानी, जिनके ऊपर विदेशों के अंदर जो है तो थीसिस लिखे जा रहे, बच्चे जिस शख्सियत के ऊपर जो है पीएचडी कर रही है, ऐसे मनमोहन सिंह जी को जो है उन्होंने ये कहकर जो है सत्ता से बाहर करने की कोशिश में वो लोग कामयाब हुए कि देश में महंगाई बढ़ी है, और नौजवानों को रोज़गार का सपना दिखा के, झूठे सपने दिखा के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और सत्ता में आने के बाद 2014 से 2018 तक की जब वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए, उन्होंने महंगाई और जो है चरम सीमा पार कर गई। आज गैस की टंकी आप देख लीजिए जी, 1100 रुपये गैस की टंकी, कहाँ 460 पे आप सत्ता में आए थे, और तुम्हारी सरकार के अंदर जो है गैस की टंकी 1100 रुपये पे चली गई। नौजवानों को जो है रोज़गार का वादा किया था, नौजवानों को जो है तो वो रोज़गार के ज़रिए वड़ा पाव बेचने पे मजबूर कर दिए नौजवानों को। नाली से जो है गैस बनाने की बातें कर रहे हैं, मतलब, और झूठे वादे करके जो है सत्ता में आने के बाद में 2018 के अंदर उनको ऐसा लगा कि अब हम जो है सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने ये देश में नफ़रत फैलाना शुरू की, और नफ़रत फैलाने के लिए उन्होंने जो है मुसलमानों को टारगेट किया। मुसलमानों के ख़िलाफ़ देश में हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की, मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू किए, मुसलमानों के साथ में पिछड़े लोगों पे जुल्म करना शुरू किए, दलित भाइयों पे उन्होंने जो है जुल्म करना शुरू किए, नाजायज़ जो है मुकदमे कायम किए नौजवानों के ऊपर, बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर ठूसा है, और महंगाई आसमान छू रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये, काला धन वापस लाएंगे का नारा देकर हर हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, ये झूठा वादा करके सत्ता में आए। किसी के खाते में 15 लाख तो क्या 15 रुपए तक के लोग डाल नहीं पाए, बल्कि इनके जो दोस्त थे, जिनकी इनसे पूंजीपतियों से, पैसे वालों से इनकी दोस्ती थी, अडानी अंबानी जैसे लोगों को इन्होंने जो है और ज़्यादा देश के अंदर जो है इन्होंने मालदार बनाया। और जो नीरव मोदी जो है, जो भागा है, जो गबन करके, अभी अभी आज ही जो एक सर्वे आया, लंदन की अदालत का जो फैसला आया, उसमें वहाँ उसने इस बात को तस्लीम किया कि मैं भागा नहीं, मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने भगाया है, और
हिंदुस्तान में जो उसने भ्रष्टाचार किया, जो पैसा लोगों का लेकर भागा है, उसका 25% जो है वो अपने आप को हिस्सेदार बता रहा है। बाकी उसका कहना है कि 56% जो है मैंने हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बांटा है पैसा, रिश्वत दी है। तो इन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे चोरों को जो है गबन करके, जिन्होंने देश के गरीब किसानों का, मजदूरों का, मेहनत कश लोगों का पैसा जो है इन्होंने बैंकों से उड़ाया है, चोरी किया, और ये जो है डाका डालकर यहाँ से भागे, और ये भाग नहीं पाते। सरकार के सामने से आज एक मामूली अगर मोहल्ले में कहीं चोरी होती है तो पुलिस उसको दूसरे दिन तलाश करके लाती है। आज देश में इतना बड़ा डाका डला है, लोगों के घरों पर डाका डला है, लोगों की मेहनत का पैसा जो है लेकर भागे। तो देश से भागे नहीं हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ने इनको भगाई है, पूरे षड्यंत्र के साथ इनको भगाया, क्योंकि ये उसके अंदर भागीदार थे। इसीलिए राहुल जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, और ये बात आज उसके वहाँ लंदन की कोर्ट में बयान से बात साबित हो गई कि चौकीदार ही असल चोर है, असल डाकू चौकीदार ही है, वो चोर नहीं है बल्कि डाकू है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर अपराधों की बात करें तो मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पे आ गया है लगभग। क्या रूप देखते हैं इससे आप? बिल्कुल, यहाँ पर अपराध बढ़ा है और गुंडागर्दी बढ़ी है, तानाशाही बढ़ी है। अभी आज ही भोपाल का ताज़ा वाक़या सुनिए आप। भोपाल के अंदर जो है मेयर जो है मालती ज़की, राय। जो वहाँ की जो नेता प्रतिपक्ष जो है ज़की, शाइस्ता ज़की, और उनके शौहर, उनके ऊपर जो है तो एक पुलिस इंस्पेक्टर के लड़के ने जो है हमला किया, जानलेवा हमला किया, बुरी तरीके से उनको जो है ज़ख्मी करके लहूलुहान कर दिया। वो हॉस्पिटलाइज है, वो आज वो ज़िंदगी मौत के बीच में सांसें ले रहे। अब आप बताइए कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जो है इस तरीके से हमला कर रहे हैं लोग, एक एक पुलिस प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी का बेटा हमला कर रहा है, तो सोचो कि मानसिकता कहाँ जा रही है नौजवानों की। अब नौजवान भी जो है बेरोजगार होंगे तो हाथ में हथियार उठाएगा, और गुंडा तत्वों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार। आप देखिए, तो यहाँ तो गुंडा राज बढ़ता जा रहा है, और ये मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। 23 में इसका हिसाब हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान का भी। द केरल स्टोरी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म के अंदर दिखाया गया और शायद आपको भी मालूम होगा। किस रूप में देखते हैं इस फिल्म को आप? देखिए, केरला स्टोरी ये एक षड्यंत्र था जो कर्नाटक चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो लॉन्च की गई थी पिक्चर, और उसका प्रोपेगेंडा जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने की, उसमें उन्होंने जो कहा कि 30,000 हिंदू बच्चियां, हमारी बहनें जो है तो वो इस्लाम धर्म के अंदर शामिल हो गई है। आप देखिए कि जब कोर्ट में ये मामला गया तो उस फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात को तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया कि 30,000 नहीं, मात्र 3 लड़कियों की वो स्टोरी थी, जिसका हकीकत से और केरला की बच्चियों से, ना ही वहाँ की मुस्लिम बच्चियों से और ना ही वहाँ की हिंदू बहनों से कोई लेना देना था। लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि नफरत फैलाकर जो है सत्ता में आने की राजनीति करती है। कर्नाटक में भी इन्होंने प्रयास किए, वहाँ पर इन्होंने जो है हमारे जो सनातन धर्मी जो भाई है, जो बजरंग बली जी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, इन्होंने बजरंग बली जी को भी जो है तो सियासत में ला के उनके नाम का इस्तेमाल करके जो है सत्ता में हथियाने का प्रयास किया। लेकिन कर्नाटक जो है पढ़ा लिखा राज्य है, वहाँ की जनता इनके नापाक इरादों को भाप चुकी थी, समझ चुकी थी। इसके लिए कर्नाटक की आवाम ने जो है तो इनको सिरे से खारिज किया, और इनको जो है कर्नाटक के बाहर खदेड़ के निकाला, और वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल जी के नेतृत्व को कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया, और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर, मजबूत सरकार जो है कर्नाटक की जनता ने वहाँ पे दी। हम कर्नाटक की जनता की इस बात के लिए भी जो है आभारी है, उनको मुबारकबाद देते हैं। दिल्ली के अंदर श्रद्धा नामक एक लड़की थी जिसका मर्डर आफ्ताब नामक एक मुस्लिम लड़के ने किया था। दूसरी तरफ बात कर ले तो दिल्ली के अंदर एक और जो है मर्डर केस सामने आया। साहिल नामक व्यक्ति ने साक्षी का मर्डर कर दिया है। मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसा चलता है कि मुसलमान जो है हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद के अंदर फंसाते हैं, फिर उनके साथ में कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं। एज ए मुस्लिम लीडर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? अधिकतर जो केस देखने में आए वो मुस्लिमों ने किया है। जी, देखिए मेरी बात सुनिए, इसको भी जो है यही भारतीय जनता पार्टी ने और इनके जो हिंदू संगठन है, इन्होंने पूरी प्लानिंग करके जो है एक ड्रामे की शक्ल के अंदर पेश किया।
मैं बोलता हूँ कि बच्ची चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो यहाँ पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और दोषी चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, अगर वो दोषी है, अगर वो गुनाहगार है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इंसाफ बराबरी से होना चाहिए। अगर आप किसी हिंदू बहन को इंसाफ दिला रहे हैं, तो किसी मुस्लिम लड़की का अगर मामला आता है, तो उसमें भी जो है हुकूमत को बराबरी से इंसाफ दिलाने की बात करना पड़ेगी। तो ये ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा राजनीति करने का, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हैं। और लॉ जिहाद का जहाँ तक के मामला है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बहनें, हमको अपने मज़हब पर कायम रहना चाहिए। मैं अपनी मुस्लिम बहनों से भी ये कहूँगा कि वो अपने मज़हब पर कायम रहे। उनको ज़रूरत नहीं है क्या मुस्लिम समाज के अंदर मुस्लिम नौजवानों की कमी है क्या? ये ये सब सोशल मीडिया पर ये फ़ैशन बन गए हैं। ये फ़ैशन की वजह से बच्चियाँ ऐसे गलत कदम उठा लेती हैं, और वो ये नहीं देखती है कि उनके माँ-बाप का क्या हाल होगा। माँ-बाप जो है ज़हर खाने पर मजबूर हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, समाज के अंदर चलने के लायक नहीं बचते। और ऐसी बच्चियों को लेके जो है, तो समाज के लोग लेके उसको प्रोपेगेंडा करेंगे, लोग उसको हिंदू और मुस्लिम करेंगे, तो ये गलत है। बल्कि कोशिश ये होना चाहिए घर में बच्चियों की तरबियत ऐसी हो। ये हाथ में जो बच्चियों के मोबाइल दे रहे हैं, माँ-बाप को चाहिए, वो चाहे बच्ची हिंदू की हो या मुसलमान की हो, अगर माँ-बाप ने उसके हाथ में मोबाइल दिया है, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी बच्ची मोबाइल पे आखिर किससे बात कर रही है, क्या देख रही है। पढ़ने के नाम पे अगर हमने उसको मोबाइल दिया, तो क्या वो वाक़ई में उस पे पढ़ाई कर रही है? और अगर नहीं कर रही है, तो फिर ऐसी बच्चियों को मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसे चीज़ों पे रोक लगाना है। हिंदू-मुस्लिम करने के बजाय हमको ये देखना है कि बच्चों को हमने जो तालीम के लिए, एजुकेशन के नाम पे जो उनको लैपटॉप और मोबाइल दिए, तो वो उसका सदुपयोग करे, ना कि उसका दुरुपयोग करे। इसके लिए माँ-बाप को अलर्ट रहना पड़ेगा। वो चाहे मुसलमान माँ-बाप हो, चाहे हिंदू माँ-बाप हो, बच्ची मुसलमान की हो या हिंदू की हो, उसको अपने मज़हब पर कायम रहना है। और हमारे बच्चों को हम घरों में तालीम ही ऐसी दें, अपनी दीनी तालीम से आरास्ता करें अपने बेटियों को, ताकि वो किसी दूसरे मज़हब से मुतासिर ना हो और दिखावे पर ना जाए, दुनियावी चमक पे ना जाए। उसके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए, अपने नबी की मोहब्बत होना चाहिए। और जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, उसके सामने आप कितनी अच्छी से अच्छी चमक वाली चीज़ें पेश कर दो, वो उससे मुतासिर नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। तो मैं तो अपनी बहनों और बेटियों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने दीन पर कायम रहे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले। तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे जो गोदी मीडिया को जो है, ख़ास तौर से जो बिकाऊ मीडिया है, जो सरकार का जो ख़रीदा हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम करके शहर में नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। तो ये लॉ जिहाद और ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ, इसका समाज के अच्छे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बुरे लोग हैं जो बुरी बात करते हैं। देश को जो है एक रखना है, मोहब्बत फैलाना है देश में। और मज़हब इस्लाम तो जो है, अल्लाह के रसूल को दुनिया में भेजा ही जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर भेजा गया है। वो जो है रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के, मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा गया प्रॉफिट मोहम्मद को, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए जो है उनको पैगंबर बना के भेजा गया है, मैसेंजर बनाकर भेजा गया है। तो मज़हब इस्लाम तो जो मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। आज राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, ये तो 1400 साल पहले हमारे नबी ने दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमको तो अपने नबी की तालीमात पर चलकर जो है इस काम को आगे बढ़ाना है। अच्छी बात है, ये काम मुसलमानों को भी करना चाहिए, कर रहे हैं हमारे उलमा इस पर काम। और अगर राहुल जी ने ये काम किया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने भी कहीं पढ़ा होगा, तो इस तरीके की जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले और उसमें कामयाब हुए। लोग पसंद कर रहे हैं उनको। कई सब मुस्लिमों को, माइनॉरिटी को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। इस बार भाजपा भी जो है माइनॉरिटी पर, मुस्लिमों पर काफ़ी फोकस कर रही है। कैसे बचाएंगे आप माइनॉरिटी वोटर को भाजपा से? देखिए, माइनॉरिटी वोटर्स को या मुस्लिम वोटर्स को भाजपा से बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि बचाने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ खतरे में हो। मुस्लिम जो है कांग्रेस के साथ जुड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी में तो चंद उंगलियों पे गिन लो इतने मुस्लिम नेता थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर फोकस कर रही है, तो कहाँ है शाहनवाज़ हुसैन? कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी?
गायब है, आप देख लीजिए। सब सारे अधिकार छीन लिए गए, चैनलों से, पर्दे से जो है हटा दिया गया, स्क्रीन से। इनको अब ज़रूरत नहीं है इनकी। इनको ज़रूरत 2014 तक थी इनकी। 2014 के बाद में सत्ता में आना था, नफ़रत फैलाना था। अब नफ़रत फैलाने के लिए इनको जो है तो मुख्तार अब्बास नकवी की ज़रूरत नहीं है। नफ़रत फैलाने के लिए इनको शाहनवाज़ हुसैन की ज़रूरत नहीं है। नफ़रत फैलाने के लिए इनको जो है तो वो योगी की ज़रूरत है। तो ये, और जहाँ अगर आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को जो है तो आप फोकस कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितने टिकट देंगी मुसलमानों को? पिछली बार एक भी टिकट नहीं दी यहाँ पर, लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दी। कहाँ गए यहाँ पर? अभी कर्नाटक के अंदर कितने टिकट दिए मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने? तो आप मुस्लिम वोटरों को अगर वोट लेने की नज़र से देख रहे हैं, तो आप विधानसभा में उनकी नुमाइंदगी भेजने के लिए भी पहल कीजिए ना। कहाँ है ये? अभी आज हम अल्पसंख्यक कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट दिलाने की बात करते, तो हम मुस्लिम नुमाइंदगी विधानसभा भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट की मांग भी कर रहे हैं। बताइए, अभी यहाँ बुरहानपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल और बुरहानपुर ये अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है। चलिए आइए, भारतीय जनता पार्टी को लाइए, आप बोलिए कि बुरहानपुर के अंदर मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। नहीं देंगे। और भूले भटके कभी दे भी दी थी एक आध मर्तबा, क्या हुआ? मात्र 2000 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। तो ये सब कांग्रेस ने यहाँ पर जो है मुसलमान को टिकट दिए। आज़ादी के बाद जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, तो बुरहानपुर के अंदर अब्दुल कादर सिद्दीकी साहब को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। 15 साल तक जो है लगातार 3 बार विधायक का चुनाव वो जीतते रहे, 15 साल तक के मंत्री रहे। उसके बाद में मोहम्मद हारून सेठ यहाँ से जो है तो एमएलए रहे बुरहानपुर से। डॉक्टर फिरोज़ा अली यहाँ से एमएलए रहे, संसदीय सचिव रही। उसके बाद में आप देखिए कि हमीद काजी साहब भी जो है यहाँ से 2003 के अंदर एमएलए का चुनाव जीते। तो ऐसा नहीं है। आरिफ मसूद साहब को पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया, हुआ एमएलए। आरिफ अकील साहब सालों से जो है तो यहाँ पर भोपाल के अंदर जो है एमएलए। तो कांग्रेस पार्टी तो नुमाइंदगी दे रही है, लेकिन ये है कि अब हम अपनी पार्टी से हम भी ये मुतालबा कर रहे हैं इस बार कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो पार्टी कम से कम 5 से 7 टिकट जो है मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों को दे, और हम ये मांग करेंगे पार्टी से। लेकिन इस बार बुरहानपुर की अगर बात करें, आपके गृह ज़िले की, गृह शहर की, तो बुरहानपुर के अंदर भाजपा को मेयर चुनाव में लगभग 3 से 3,500 वोट मिले हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए क्या होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ विधानसभा में नुमाइंदगी भेजने की बात आती है मुसलमानों की, तो वहाँ टिकट के अंदर दूर दूर तक के नाम नहीं होता, ना सर्वे में होता है, ना इनकी लिस्ट में नाम होता है। लेकिन महापौर चुनाव के अंदर, क्योंकि इनका पूरा फोकस महापौर चुनाव पर होता है, अपना मेयर बिठाने पर होता है, तो अब ये मेयर को मुस्लिम वोट 2-4 हज़ार कैसे मिल जाए, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि मुस्लिम मोहल्लों में, जबकि आज से 10 साल पहले जो है मुस्लिम वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाती थी। इक्का दुक्का किसी को लड़ा दिया होगा कभी, लेकिन अभी हर वार्ड में लड़ाती है। उनको मालूम है कि एक उम्मीदवार खड़ा रहता तो अपने खानदान के 100-200 वोट तो कैसे भी करके जो है कस्में वादे डाल के दिला देता है, और वो लोग जो है नादानी के अंदर वोट दे देते हैं, और वो खामियाजा जो है तो कांग्रेस के मेयर को भुगतना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी आसानी से एक रणनीति के तहत जो है अपना मेयर बना लेती है। काजी साहब, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप राहुल गांधी से मिले, क्या कहा आपने राहुल गांधी को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मुझे जो है मध्य भोपाल के विधायक आरिफ मसूद साहब, जो मेरे नेता है, उन्होंने मिलाया, और मुझे खुशी है कि आरिफ मसूद साहब ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में राहुल जी के सामने ये कहा, जो मैंने अभी अपनी शिकायत आपके सवाल पे कहा था कि मैंने कांग्रेस छोड़ के एमआईएम में क्यों गया था। आदरणीय आरिफ मसूद साहब ने राहुल जी से ये कहा कि ये कुछ नेताओं से नाराज़ होकर इसकी अनदेखी की वजह से जो है ये एमआईएम में चला गया था, लेकिन मैंने इसको समझाकर वापस लेकर आया। उस पर राहुल जी ने जो है मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, अब आपको कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ना है, आपको किसी को नहीं देखना है, आप आरिफ मसूद साहब के साथ में चलिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए, माइनॉरिटी को कांग्रेस के साथ में जोड़िए, और माइनॉरिटी की आवाज़ को जो है
उठाइए, मसूद साहब के साथ मिलके काम कीजिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए। और राहुल जी से मिलने के बाद पर्सनली जब राहुल जी से मैं मिला तो बहुत खुशी हुई कि वाकई में वो परिवार ने जो कुर्बानियाँ देकर जो आज सड़कों पर घूम रहे लोगों के बीच में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, तो इनको सत्ता की लालच नहीं है। ये देश के अंदर भाईचारा कायम करना चाहते हैं, देश में वास्तव में ये लोग मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। नहीं तो आज कौन अपनी जान पे खतरा मोल लेके ऐसा खुलेआम दौड़ दौड़ के लोगों को अपने गले लगाएगा, इतनी भीड़ में बच्चों को गोद में उठा लेगा, जिसके परिवार के अंदर जिसकी दादी के ऊपर जो है गोलियों से सीना छन्नी कर दिया गया, जिनके पिताजी को यही मोहब्बत की खातिर कि एक महिला जो है हार पहनाने के लिए आती है, पैर छूने की नाटक करके और बॉम्ब से उड़ा देती है, इतना दर्दनाक हादसा जिस परिवार के साथ गुजरा हो, उसके बाद वो परिवार की बेटा और बेटी सड़कों पे लोगों से जो है गले मिल के मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता को इससे अच्छी लीडरशिप नहीं मिलने वाली है। ये वक्त है हिंदुस्तान की अवाम को समझने का, जैसा कर्नाटक की अवाम ने इस दर्द को महसूस किया और उस मोहब्बत के पैगाम को कबूल किया, ऐसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने वाले और उसके बाद में 2024 में पूरे आम चुनाव, तो इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि ये दोनों बहन भाई, ये दोनों गांधी परिवार के चश्मो चिराग जो है, ये मोहब्बत का पैगाम जो इन्होंने मशाल जलाई है, ये मशाल की रोशनी पूरे देश के अंदर पहुंचेंगी और देश के अंदर जो है अमन सुकून कायम होगा, देश उन्नति करेगा, देश तरक्की करेगा। और ये देश उस वक्त तरक्की करेगा जब यहाँ मजबूती से भाईचारा कायम होगा। तो राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जो है, उनसे मिलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत सही वक्त पर जो है MIM को छोड़ के कांग्रेस का दामन पकड़ा है और राहुल जी के पीछे चलकर अपने समाज को लेकर, देश को लेकर तरक्की कर के लिए आगे बढ़ने का मौका कांग्रेस पार्टी के साथ मुझे मिला है। और अगर मुझे अवसर मिला तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर अपने शहर की, अपने ज़िले की, अपने सूबे की हम तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब बात बुरहानपुर की कर लेते हैं। क्या समस्याएं दिखती है बुरहानपुर की? आप 3 बड़ी समस्याएं बताएं। देखिए, बुरहानपुर के अंदर समस्याओं का अंबार है। आप देखिए, यहाँ पर पिछले 15 साल तक के जो है भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही है। सांसद जो है सालों से 5 बार के सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी रहे और अभी पिछली विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक रहे। लेकिन अगर आप बुरहानपुर के अंदर विकास की बात करेंगे तो विकास, कागज़ पर इन्होंने करोड़ों रुपए का विकास दिखाया, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि विकास कुछ भी नहीं है। ना शहर में सफाई हुई है, जो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सफाई अभियान चलाया था, आप बुरहानपुर की गलियों में घूमिए, किस कदर गंदगी पसरी हुई है। उसके बाद में जो अमृत योजना के नाम पे इन्होंने जो शहर को जो कब्रिस्तान बना कर रखा, जगह जगह गड्ढे खोद कर जो है कि आज चलना दुश्वार है, सूखी सड़क पे चलना दुश्वार है। अब तो बारिश का महीना आ गया है, बारिश के अंदर अब कैसे लोग खतरा उठाकर सड़कों पर चलेंगे, मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि ये शहर के अंदर हमको बारिश, अब क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, सालों से करोड़ों रुपया आप देखिए शनवारा के अंदर जो है जो पानी भर जाता है, आर्को कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानों के अंदर लोगों का लाखों और करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, सिर्फ शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से। नालों के अंदर सफाई नहीं हो रही है, कई सालों से 30-30, 40-40 सालों से नालों के अंदर जो है तो कचरे का अंबार लगा हुआ है। इसके नाम पे करोड़ों रुपया जो है सफाई अभियान के नाम पे इन्होंने सिर्फ डकारा है, अपनी जेबें भरी है, अपने लोगों को जो है इन्होंने पूंजीपति बनाया, पैसा भ्रष्टाचार किया है। लेकिन विकास के नाम पे ना तो सड़कें सही हुई है शहर की, ना यहाँ से गंदगी गई है। और पानी की समस्या भी आप देखिए, अभी पिछले महीने 20 दिन पहले हम माननीय कलेक्टर महोदय से जो मुलाकात हमने किए थे, अल्पसंख्यक कांग्रेस के बैनर पे हम लोग वहाँ गए थे शिकायत लेके। 3 महत्वपूर्ण शिकायत हम उनके सामने लेकर गए थे। एक ये जो आज़ाद नगर चौराहे से हज़रत शाह भिखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक फारूकी काल के मशहूर सूफ़ी संत है, जिनके ज़ियारत के लिए, दर्शन के लिए लाखों लोग साल भर आते जाते रहते, ये रोड का निर्माण जो देखो, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है शहर में विकास जो किया भी है ना, तो इन्होंने इसमें भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। आप देखिए, हाईवे नकटी के नाले से लेकर रोकड़िया हनुमान तक के इन्होंने सीमेंटेड मजबूत रोड बनाया है, खूबसूरत रोड बनाया है, लाइटिंग व्यवस्था की है। लेकिन इतने बुजुर्ग हस्ती जहाँ पर
सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर समाज का आदमी वहाँ पर जो है ज़ियारत के लिए आता है, लेकिन वहाँ सालों से जो है रोड की हालत आप देखिए। उस रोड के निर्माण की शिकायत, पैसा सैंक्शन करने को तो कई बार हुआ है, लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुए। वो रोड की शिकायत के लिए हम जो है माननीय कलेक्टर मैडम के पास में गए थे और उन्होंने संज्ञान में लेकर जो है तुरंत जो है रोड के काम को जो है शुरुआत किए। उसके बाद में रोड के अंदर भी जो है कुछ लोग आके नेतागिरी करके फ़ोटो खिंचाने लगे कि ये रोड हमने हमने ये दावा नहीं किया। कलेक्टर मैडम के पास अगर हम शिकायत लेकर गए थे रोड की, तो हमने ये दावा नहीं किया कि रोड हम बनवा रहे या ये हमने मत पास करा के रोड जिसके मत से भी पास हुआ है, लेकिन सवाल ये था कि सैंक्शन होना अलग चीज़ है और काम शुरू होना अलग चीज़ है। काम शुरू, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा यही करते है, ये इनके नेता जो है कोई काम अगर कोई सैंक्शन करा के लाते फंड, तो ये आपस में लड़ते फ़ोटो खिंचाने के लिए कि ये काम मैंने करा। अभी आप देखिए डैम की लड़ाई चल रही है, पूर्व मंत्री जो है वो बोलती है कि डैम मैंने बनाया है, भावसा डैम निर्दलीय विधायक बोलते हैं कि मैंने बनाया। तो ये सिर्फ राजनीति हो रही है फ़ोटो की श्रेय लेने की। ऐसे ही ये रोड के मामले में भी जो है, तो रोड की जो क्वालिटी जो है, हमने उस दिन टेस्टिंग की है कुछ हमारे ठेकेदारों को लेके, तो उसमें जहाँ पर मजबूत गिट्टी और रेती का इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ पे वो डस्ट मिला के रोड बना रहा था। हमने रोड का काम नहीं रुकवाया, हमने उससे कहा कि भैया आप क्वांटिटी जो आपने रेशियो बताया है, आप वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए। जब उसने काम अपना चलने दिया, तो हमने तत्काल जो है कलेक्टर मैडम को जाके उसकी शिकायत की और उन्होंने फ़ौरन जो पीडब्ल्यूडी विभाग को फ़ोन करके शिकायत दर्ज की हमारी, और उसके अंदर जो है उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये इसकी जो है गुणवत्ता के अंदर कमी नहीं आना चाहिए। एक मुद्दा हम उनके पास ही लेके गए। तो उसके बाद दूसरा मुद्दा, जो शहर के अंदर कई वार्डों के अंदर सीवरेज का, नालियों का पानी जो है पीने की पाइपलाइन की पानी उसके अंदर मिक्स होकर जो है लाखों हज़ारों घरों के अंदर लाखों लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। तो कहीं आने वाले समय, अब चूँकि बारिश का सीज़न लग रहा, तो ये इस डर से कि कोई महामारी ना फैल जाए शहर में, उसको भी हमने मांग की शक्ल में जो है माननीय कलेक्टर मैडम को जो है शिकायत की। उन्होंने उसको भी संज्ञान में लेकर जो है तत्काल उस पे कार्रवाई की और वो जो है गंदे पानी की समस्या वार्डों से जो है ख़त्म हुई है। तीसरा एक हमारा बड़ा और अहम मुद्दा ये था कि ज़िले का जो ज़िला चिकित्सालय इतना बड़ा, इतना करोड़ों रुपए का बिल्डिंग आपने बना दी है, उसमें भी फ़ोटो खिंचाने की राजनीति चल रही थी। आपने इनॉग्रेशन तो कर दिया, उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन वहाँ व्यवस्था के नाम पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं है। आप देखिए कि कोई इमरजेंसी में अगर कोई प्रसूता, वहाँ पर कोई डिलीवरी के लिए पेशेंट रात बेरात को जाती है, तो बेहोशी करने वाला जो डॉक्टर है, एनेस्थेटिक जिसको कहा जाता है, वो वहाँ मौजूद नहीं रहता है। आपातकालीन स्थिति के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, ऐसी सूरत में हॉस्पिटल वाले वो पेशेंट को जो है खंडवा और इंदौर के लिए रेफ़र करते हैं, और वो उस मुसीबत के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर जो है खंडवा और इंदौर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल के अंदर जो है चरमराई हुई है। वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। मशीनें तो है, मशीनों को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर नहीं है। मरीज़ तो डेली सैकड़ों मरीज़ वहाँ जाते हैं, लेकिन मरीज़ों को देखने के लिए जो डॉक्टरों की जो उपलब्धि वहाँ होना चाहिए, जिस तादाद में वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, वो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये कमी है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है 15 साल जो यहाँ राज की बुरहानपुर के अंदर, तो इन्होंने सिर्फ कागज़ के ऊपर अपने विकास दिखाए, बाकी ज़मीनी हकीकत ये है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है। शहर जो पहली 15 साल पहले जो शहर की हालत थी, आज भी शहर की वही हालत है। बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। अभी आप देखिए, ऊपर वाले की कुदरत का भी बड़ा इम्तिहान है। पिछले 1 महीने के अंदर जो है, तो इतनी हवा आंधी और तूफ़ान के अंदर किसानों का करोड़ों रुपये का जो है फसल बर्बाद हुआ है। ये नेता वहाँ गए, इन्होंने जो है फ़ोटो खिंचाए, घोषणाएँ किए कि हम मुआवज़ा दिलाएँगे, लेकिन कोई मुआवज़ा नहीं अब तक के। आज किसान इतनी मेहनत से साल भर अपना खून पसीना बहाकर, अपनी मेहनत का पैसा लगाकर, ऐसा बच्चे की तरह एक-एक पौधे को जो है बड़ा करता है, और कुदरती आपदा जब आती है, कोई मुसीबत आती है, हवा आंधी चलती है, और उसमें किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है, कर्ज़दार हो जाता है। ऐसी सूरत में सरकारों को चाहिए, अभी विधानसभा चुनाव करीब है 2023 के, अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी राजनीति से थोड़ा-सा ऊपर उठकर, अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आप अपने आप को इस राज्य की जनता के, अगर आप अपने आप को मुखिया मानते हैं, आप मामा बोलते हैं अपने आप को,
तो किसानों की बेटियों की तरफ देखिए, वो हमारी बहनों की तरफ देखिए। आज किसान कितना परेशान है, आज उसकी फसल बर्बाद है। तो चुनाव से पहले उनका मुआवजा दे तो हमको भी लगेगा कि हाँ, आपने अगर कहा है। हमारी सरकार माननीय कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, वचन पत्र भराया था। सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर वचन पत्र के ऊपर कमलनाथ जी ने साइन किए थे। और अभी फिर 2023 के लिए माननीय कमलनाथ जी ने जो है 5 बड़ी घोषणाएँ की, उसके अंदर जो है हमारी हर घर के अंदर हमारी बहनों को जो है गैस की टंकी 500 रुपये देने का वादा कमलनाथ जी ने किया है। किसान कर्ज माफ़ी की हमारे कमलनाथ जी ने जो है, तो और जो बचे हुए किसान हैं उनके लिए जो वादा किया है। उसके बाद में हमारी जो बहनों के लिए जो है योजना बनाई है कमलनाथ जी ने, 1500 रुपये हर बहन को जो है हमारी जो है, नारी तो सम्मान नारी योजना। सम्मान के नाम पर जो है, तो माननीय कमलनाथ जी ने वादा किया देने का। हमारी बहनें जो है वो वचन पत्र पे साइन करके दे रही है। और हमको यकीन है कि कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, 1 घंटे के अंदर नारी सम्मान के वचन के ऊपर जो है कमलनाथ जी मोहर लगाएंगे। गैस की टंकी का जो 500 और जो 200 यूनिट पे हाफ और 100 यूनिट पे जो है मुफ्त जो कमलनाथ जी ने ऐलान किया है, उस मुआहदे के ऊपर कमलनाथ जी जो साइन करेंगे। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने 2018 में भी जो वचन लोगों से दिए थे, वचन पत्र भरवाए थे, हमने उसको साबित करके दिखाया था। वो तो बदकिस्मती से हमारे अपने अंदर जो है कुछ दगाबाज लोग छुपे हुए थे, जिन्होंने भागकर जो है लालच में आके सरकार को गिराया, जनता के साथ में धोखा किया। कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ में भीतरघात किया था, पैसे के दम पे सत्ता में आई थी। लेकिन अब जनता को मौका मिला है, और जो भाग के गए थे इनका तो वो हश्र होगा, वो धोबी के कुत्ते हो गए, इधर घर के रहे ना घाट के रहे, इनका ये हाल होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी अपने वचन पर कायम है। 2023 के अंदर जो माननीय कमलनाथ जी ने वादे किए, हम उसको पूरा करेंगे। जनता के बीच में वो वादे लेकर हम जा रहे हैं, और आम जनता को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये जितनी भी योजनाएं आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने नाम से चला रही, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो है उस समय से जो योजनाएं बनाई गई। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी की सरकार के अंदर जो सड़कों के निर्माण की योजनाएं बनी थी, जो नर्मदा सागर परियोजना जो बनी थी, ये तमाम योजनाएं जो है कांग्रेस पार्टी की योजनाएं थी। जिसके ऊपर जो है वो होता है ना कि पेड़ लगाने वाला कोई होता है, फल खाने वाला कोई और होता है। वही जो है फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। लेकिन जनता ने इनको फिर भी मौका दिया। आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को 18 साल से जो है जनता मौका दे रही है, लेकिन 18 साल के अंदर मध्य प्रदेश को जिस शिखर पर होना चाहिए था तरक्की के नाम पर, वो वहाँ पर नहीं है। जहाँ मध्य प्रदेश 18 साल पहले खड़ा था, आज उससे ज़्यादा बुरी हालत के अंदर मध्य प्रदेश जो है, और वहाँ की जनता जो है खड़ी है, परेशान है। तो जनता हिसाब का कलम हाथ में लेकर बैठी है। मोहर का बटन दबाने के लिए जो है जनता बिल्कुल उतावली है कि कब चुनाव है और कब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके कांग्रेस की सरकार बनाएं। आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, संगठन के अंदर भी ऐसे कांग्रेस के नेताओं का हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संगठन में भी सबसे ज़्यादा काम आप कर रहे हैं। अगर पार्टी ने मौका दिया तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने मुझे अभी जिला पंचायत में भी मौका दिया, और मुझे खुशी है कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा। और मेरे अपने समाज के अंदर, मेरे अपने समाज के लोगों के साथ में बहुसंख्यक समाज के लोग भी चाहते हैं कि कोई युवा जो है सामने आए। और मेरे समाज के लोग भी चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के नाम पर अगर मुझे टिकट दिया गया, तो लोग मुझसे तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और मुझे अगर पार्टी ने मौका दी तो ज़रूर बिल्कुल टिकट हम मांग भी रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। अल्पसंख्यक में पार्टी जिसको टिकट देंगी हम उसके साथ में हैं। और मैं खुद भी दावेदार हूँ, अगर मुझे पार्टी टिकट देंगी तो मैं अपने बुरहानपुर की आवाम से ये वादा करता हूँ कि जो मुझसे आवाम तवक्को रखती है, जो उम्मीदें मुझसे रखती है, या पहले के लोगों ने जो सपने दिखाए और पूरे नहीं किए, मैं सपने तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो कहूँगा वो करके दिखाऊंगा। और इंशाअल्लाह दावेदारी हमारी अपनी रहेगी। अल्पसंख्यक टिकट की हमारी मांग है, हम उसके लिए जो है कोशिश करेंगे। और इसके बाद भी जो पार्टी का फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होंगे। एक सवाल और यहाँ पे बन के आ रहा है कि पूर्व विधायक हमीद काजी के जो लड़के हैं नूर काजी, वह भी विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जी, एक ही परिवार से 2 दावेदार। नहीं देखिए, इसमें मैंने कहा ना कि अल्पसंख्यक, तो जाहिर सी बात है कि वो भी अल्पसंख्यक में ही है। तो अल्पसंख्यक के नाम पे सिर्फ नूर काजी नहीं, और भी दावेदार आ सकते हैं मैदान के अंदर।
और मैंने जैसा पहले भी कहा कि अल्पसंख्यक के नाम पे चाहे नूर काजी को टिकट मिले, चाहे मुझे मिले या किसी अल्पसंख्यक को मिले, हमारी मांग ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार की है। तो हम तो जाहिर सी बात है उसके साथ में खड़े हैं। और इसके अलावा भी मैंने आखिरी में एक जुमला जो कहा कि इससे हटकर भी अगर पार्टी का जो फैसला रहेगा हमारे लिए सर्वमान्य रहेगा। पार्टी अगर किसी बहुसंख्यक को भी टिकट देती है तो फिर हमारे लिए पार्टी जो है पहले है, हम उसके लिए पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। आखिरी एक और सवाल है, मान लो पार्टी ने टिकट दे भी दिया और विधायक अगर बन गए, पहला काम या बुरहानपुर के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बुरहानपुर के अंदर अगर मुझे इंशाअल्लाह मेरे शहर के लोगों की दुआओं से, मेरे शहर के लोगों से जो है, अगर मुझे ये मौका मिला कि मुझे विधायक बना, तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं अपने शहर के अंदर जो है सबसे पहले तालीमी मामलात जो हमारे बिखरे हुए हैं, एजुकेशन के नाम पे हमारे जो नौजवान पिछड़े हुए हैं, उनको एजुकेशन के नाम पे जो है जितनी उनके लिए कोशिश हो सकती है उसके लिए मैं पूरा जो है पूरी ताकत से उनके लिए काम करूँगा। शहर के विकास के अंदर जैसा मैंने पहले भी कहा कि शहर में तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है। शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को अच्छी सड़कें शहर में हम देने का प्रयास करेंगे। और शहर के अंदर गंदगी को पूरी तरीके से सबसे प्रायोरिटी के ऊपर जो है गंदगी शहर के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग जिन मजबूरियों से जो निवास करते छोटी छोटी गलियों के अंदर, प्लानिंग से नहीं है शहर हमारा। कहीं कहीं ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी गलियां हैं जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँचते। अगर खुदा ना खास्ता कोई आगजनी हो जाए, कहीं आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड वहाँ नहीं पहुँचती है। ऐसी जगहों पर विकास तो दूर दूर तक के पहुँचा नहीं है। तो ऐसी गलियों के अंदर जो जानवरों की तरह लोग ज़िंदगी बसर करने पर जो मजबूर है, उनको इंसानों की तरह अच्छी इज़्ज़तदार शहरी की ज़िंदगी जीने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, वो चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हर तरीके से प्रयास करेंगे शहर को तरक्की दिलाने के लिए। और उम्मीद है अगर मौका मिला, सरकार कांग्रेस की बनी, तो माननीय कमलनाथ जी के साथ में फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम ले जाएंगे, काम करा कर लाएंगे शहर के अंदर लोगों के। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि शहर के अंदर हमारा शहर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। भाईचारे का जो है ये शहर जो है गंगा जमनी तहज़ीब का शहर कहलाता है। तो हमारे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहेगी कि शहर के अंदर हम जो है भाईचारे के साथ में, जैसे हम दिवाली मिलकर मनाते हैं ऐसे ही हम ईद भी मिलकर मनाएं और एक साथ मिलकर रहे, भाईचारे के साथ में रहे, शहर की भी तरक्की करे, अपने राज्य की भी तरक्की करे, देश की भी तरक्की करे और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम फैलाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के नेता और मुस्लिम नेता भी हम बोल सकते हैं, फरीद काजी, जिनसे हमने जो है आपके सवालों के जवाब देना है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BN न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए BN न्यूज़। नमस्कार।